हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 2 मार्च को 12th इंग्लिश का पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। देखिए स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है और आपको 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देना है और सारे स्टूडेंट सोचते हैं सारे स्टूडेंट को 100 में 95 प्लस लेकर आना है, लेकिन आप इंग्लिश में 100 में 95 प्लस कब लाएंगे? जब आपका ग्रामर पोर्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे इंग्लिश में। अगर आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो समझ लीजिए ग्रामर जो है वो इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे और ये एक मैराथन क्लास आप कह सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के 9 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, पूरे 9 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। और जो ये 9 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो 20 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपका जो पूरा इंग्लिश ग्रामर का जो सेक्शन है, सेक्शन सी, वो टोटल 25 नंबर का होता है। ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के 9 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और मैंने ये क्वेश्चन जो मैंने इसमें लिए हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर आपको 25 नंबर देता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के 3 क्वेश्चन, सभी टॉपिक के 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस के भी 3 क्वेश्चन। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस जिसके भी 3 क्वेश्चन। फिर हम सिंटैक्स पढ़ेंगे, इस पे भी 3 क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हमारे एग्जाम में सिंटैक्स जो है ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। जब आप ग्रामर पोर्शन को खोलेंगे अपने मॉडल पेपर में तो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसको हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर हम आइडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे, इसके भी 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी आता है। फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स, इसके भी 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स ही आते हैं। ठीक है, और फिर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर होमोफोन, सारे टॉपिक के 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि 9 टॉपिक है, एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन, टोटल हम 27 क्वेश्चन पढ़ेंगे। और ये 27 क्वेश्चन आप लिख कर ले लीजिए, इसमें से क्वेश्चन इस बार आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चंस को। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। भैया इसमें होता क्या है सबको पता है, हमें डायरेक्ट नरेशन दिया रहता है, डायरेक्ट स्पीच दिया रहता है, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, बस इतना ही करना है। जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डिड यू नॉट एब्यूज माई ब्रदर यस्टरडे, क्या तुमने कल मेरे भाई को गाली नहीं दी? ठीक है, देखिए पूछ रहा है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या पहचानना होता है, देखिए ये जो आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। आपको सबसे पहले पहचानना है ये कौन सा सेंटेंस है। देखिए आगे डिड लगा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आगे है भैया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ये तो पता चल गया। अब ये कौन सा टेंस है, देखिए आगे डिड लगा है, डिड किस में लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। अगर आपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के पूरे रूल्स को नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं आप, मैंने पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक ही वीडियो में पढ़ा रखा है। आप सर्च करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां पे आप रूल्स के साथ पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से समझना। He said to me, उसने मुझसे कहा, Did you not abuse my brother yesterday, क्या तुमने कल मेरे भाई को गाली नहीं दी? तो देखिए सबसे पहले ही तो भैया ही रहेगा। अब देखिए अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो आपके said to के स्थान पर asked का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा भाई, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल क्लियर करेंगे। asked के जगह पर हम इसका भी यूज कर सकते हैं, देखिए इंक्वायर्ड ऑफ का। ठीक है, चाहे आप आस्क्ड लिखिए चाहे इंक्वायर्ड ऑफ लिखिए, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आस्क्ड लिख दिया, फिर मैंने मी लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब आगे है, तो जब आपका इंट्रोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब आगे हो तो क्या करते हैं हम लोग, इफ या वेदर का यूज करते हैं और उसके बाद में हम बाकी को असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं। तो देखिए यहां पे हम इफ लगाएंगे, इफ,
और इफ के जगह पर आप वेदर भी लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको भी बता देता हूं, दोनों ऑप्शन है, ठीक है, ये वेदर भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो ही आस्क्ड मी इफ, अब देखो भैया यू है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, ठीक है, क्या होता है आई, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, मैंने आपको बताया जब इफ या वेदर लगाएं तो इधर का आपको इंट्रोगेटिव नहीं बनाना, असर्टिव में बनाना है, ठीक। तो आई हमने लिख दिया, यू बदला मी से तो आई होगा। देखिए मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकेंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज, ये सन वाला याद रखिएगा, ठीक है। तो आई हमने लिखा। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। देखिए फर्स्ट वाले को समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं, अब भैया नॉट लगा है तो नॉट भी लगा देंगे, ठीक है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम एब्यूज, एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा ही से, ही के लिए हम माई के जगह पर अपने की अंग्रेजी हिज लिखेंगे, ठीक है, हिज, इतना समझ में आया। ब्रदर का ब्रदर ही रहेगा, ब्रदर। और यस्टरडे को हम लोग कन्वर्ट करते हैं द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे, मतलब यस्टरडे अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में है तो जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो द प्रीवियस डे में कन्वर्ट होगा। अगर टुमारो होता तो द नेक्स्ट डे, बस हो गया। देखिए ही सैड टू के स्थान पर आस्क्ड मैंने लगाया, इफ मी लगाया, बीच में आपका इफ लगता है। अगर आपका इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब आगे आया है तो आपको इफ लगाना है, ठीक है। फिर हमने यू को बदला मी से तो आई हो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला तो हैड नॉट, एब्यूज का थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, माई बदलेगा ही से तो हिज, ब्रदर द प्रीवियस डे, बस हो गया। फर्स्ट वाला समझ में आ गया। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिनको ये पहले से ही पता रहा होगा, और वो ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि जिनको पता है, रूल पता है, वो तो इसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। जिनको नहीं पता है वो भी सीख जाइए, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है। दिल ने ये कहा है, दिल से एग्जाम आ रहे हैं भैया फिर से, और पढ़ाई शुरू कर दो आप लोग। देखिए दूसरा, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, यानी कि मालिक ने नौकर से कहा, व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ, तुम अब किचन में क्या कर रहे हो। देखिए व्हाट यहां पर आया है। देखिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंट्रोगेटिव में अगर हेल्पिंग वर्ब आगे आता है तब तो हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड आ जाए भैया तो इफ या वेदर का यूज नहीं करते, हम डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। तो देखो, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मालिक ने नौकर से कहा, अपने नौकर से कहा, व्हाट आर यू डूइंग इन द किचन नाउ, तुम अब रसोई घर में क्या कर रहे हो। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेगा, बस हो गया, क्योंकि इसमें इजारम और वर्ब में आईएनजी लगा है। तो चलिए लिखते हैं, द ही रहेगा, मास्टर भैया मास्टर ही रहेंगे, ठीक है, द मास्टर। सैड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे? हमने आपको बताया था, चाहे आप आस्क्ड का यूज करें और चाहे इंक्वायर्ड आप भी लगा देते हैं। देखिए यहां पे इंक्वायर्ड आप कर देते हैं, मतलब आस्क्ड भी आप लिख सकते हैं, ऐसा मत सोचिएगा। तो इंक्वायर्ड ऑफ हिज सर्वेंट, ठीक है, हिज सर्वेंट, ठीक है। मैंने बताया अगर क्वेश्चन वर्ड आ रहा है भैया डायरेक्टली क्वेश्चन वर्ड लिख दीजिए, व्हाट, ठीक है। अब यू बदलेगा हिज सर्वेंट से, क्योंकि यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये किससे बदलेगा? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज सर्वेंट, मतलब मालिक ने नौकर से कहा। किससे कहा? नौकर से। तो किससे का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। किसने कहा? मालिक ने। तो किसने का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। तो यू बदलेगा हिज सर्वेंट से भैया, तो हिज सर्वेंट के लिए सब्जेक्टिव केस हम ही का यूज करेंगे। ऐसा नहीं हिज सर्वेंट लिख दो भैया, सर्वेंट है तो उसके लिए ही यूज कर देंगे। इज आर्यम है यहाँ पे, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। वाज डूइंग इन द किचन। अगर आपकी डायरेक्ट स्पीच में नाउ है तो उसको हम देन में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ हमेशा देन में बदलता है, बस हो गया। द मास्टर इंक्वायर्ड ऑफ हिज सर्वेंट व्हाट ही वाज डूइंग इन द किचन। इंक्वायर्ड ऑफ की जगह पर आप किसका यूज कर सकते हैं भैया? यहां पे आप आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तीसरा देखो,
ध्यान से समझो। तीसरा जो है ये थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहां पे सेंटेंस आपका कौन सा है रिपोर्टेड स्पीच में, ये है इंपरेटिव सेंटेंस। देखो ध्यान से, द टीचर सेड टू द बॉयज, यानी कि अध्यापक ने लड़कों से कहा, डोंट टॉक नॉनसेंस, यानी कि बकवास मत करो। ठीक है, जैसे आप लोग हैं अपने फ्रेंड के साथ क्लास में बैठे हुए हैं, खूब बातें कर रहे हैं आपस में, टीचर पढ़ा रहा है, आप बातें कर रहे हैं भैया, तो टीचर आपको डांटेगा। आप बड़े हो चुके हैं इसीलिए डांटेगा, छोटे होते तो क्या होता, मारते। ठीक है, तो द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने बच्चों से कहा, डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। तो देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। मतलब आपको क्या करना है, सैड टू के स्थान पर क्या लगाना है। पहले तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य। दूसरी चीज यहां पे सैड टू के स्थान पर क्या लगेगा। देखिए जो टीचर जी हैं वो ऑर्डर दे रहे हैं, बकवास मत करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सैड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड लगाना है। अगर वो रिक्वेस्ट करते तो हम रिक्वेस्टेड लगाते, अगर वो सजेशन करते तो हम सजेस्टेड लगाते। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे द टीचर, ठीक है, द टीचर ऑर्डर्ड सैड टू के स्थान पर ऑर्डर लिख दिया, द बॉयज, मतलब भाव के अनुसार हम लोग लगाएंगे। ठीक है, द बॉयज। अब देखिए भैया, अगर इंपरेटिव में आपका टू लगता है, ठीक है, अगर डोंट है या वैसे ही है, तो यहां पे पहले नॉट लगाएंगे, क्योंकि डोंट है तो नॉट पहले लगाएंगे तब टू लगाएंगे। नॉट टू टाक लिख देंगे और नॉन सेंस लिख देंगे, नॉन सेंस। ठीक है, ये हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसमें मैंने क्या किया, सैड टू के स्थान पर ऑर्डर लगाया, डोंट था मैंने नॉट टू लगाया, टॉक नॉनसेंस ऐसे लिखा, हो गया, ये इंपरेटिव में हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह इंपरेटिव में टू ही लगाया जाता है। अगर आपका लेट अस से स्टार्ट हो रहा है भैया, तो वहां पे हम दैट का यूज कंजक्शन करेंगे, दे शुड बी शुड का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे रूल दूसरा, समझ में आ गया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के देखे। आप लोग बस ये कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन एकदम समझ में आ रहा है। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग लाइक करते चलिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करते चलिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सिंथेसिस। अब चलिए स्टूडेंट, हमारा सेकेंड टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस को पढ़ने से पहले आपको यह जानना है कि सिंथेसिस होता क्या है। मैं पहले भी बता चुका हूं, एक लाइन में बता देता हूं। सिंथेसिस का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग ना बदले। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, और कौन सा सेंटेंस बनाना है जो ब्रैकेट में दिया गया। जैसे देखिए फर्स्ट है, ईट मॉडरेटली, यानी कि संयमित भोजन करो। देखिए भोजन संयमित करो, कम करो, भले ही 2-3 बार करो। ठीक है, तो ईट मॉडरेटली यानी कि संयमित भोजन करो, ये एक सेंटेंस यहां पे कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिए, यू विल फॉल सिक, इसका मतलब होगा बीमार पड़ जाओगे, तुम बीमार पड़ जाओगे। तो ये आपका हो गया दूसरा सेंटेंस। अब दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, वो भी कौन सा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, और मीनिंग ना बदले। ऊपर कहा जा रहा है ईट मॉडरेटली यानी कि संयमित भोजन करो, यू विल फॉल सिक आप बीमार पड़ जाओगे, तो इसको कंपाउंड में कैसे बदले। तो देखिए यहां पे लिखेंगे ईट मॉडरेटली, ठीक है, मॉडरेटली, अदरवाइज बीच में लगा देंगे भैया, अदरवाइज लगाया मैंने और ये बदल गया आपका कंपाउंड सेंटेंस में। अदरवाइज यू विल फॉल सिक, ठीक है, यू विल फॉल सिक, यानी कि ईट मॉडरेटली अदरवाइज यू विल फॉल सिक, यानी कि संयमित भोजन करें अन्यथा बीमार पड़ जाएंगे। भोजन हमेशा क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोग होते हैं भैया खाना ज्यादा खा लेते हैं, ठीक है, उससे प्रॉब्लम्स होती हैं, पाचन क्रिया में भी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद में वो जो भोजन है उतने अच्छे से उसका डाइजेशन नहीं होगा और ज्यादा भोजन करने से प्रॉब्लम होगी। इसीलिए थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए आदमी को। ठीक, एक बार में पूरा खाने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा खाएं ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे। ठीक है, दूसरा देखिए बस हो गया, यही अदरवाइज मैंने लगा दिया, ये आपका कंपाउंड में बदल चुका है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ऐसे दूसरा देखो, यू सेंट मी ये बॉय यस्टरडे, यानी कि आपने कल मेरे लिए एक लड़का भेजा। ठीक है, आई एम इम्प्रेस्ड विथ हिम, मैं उससे प्रभावित हूं। ठीक है, इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यानी कि कल आपने मेरे लिए एक लड़का भेजा, मैं उससे प्रभावित हूं। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है प्रभावित। ठीक है, तो इनटू ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। कैसे बदलोगी, तो पहले ये वाला सेंटेंस लिखेंगे, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड, ठीक है, विथ
द बॉय, किससे प्रभावित हूं? लड़के से, तो द बॉय, ठीक है। बीच में हम लगा देंगे होम, होम, ठीक है, होम यू सेंट मी, ठीक है। देखिए भैया ये जो बॉय है यहां पे आ गया और मैंने यहां पे लिख दिया। इसका मतलब देखो दोनों का मतलब सेम होगा। ऊपर था तुमने कल मेरे लिए एक लड़का भेजा, मैं उससे प्रभावित हूं। नीचे क्या है? आई एम इंप्रेस्ड विद द बॉय, मैं उस लड़के से प्रभावित हूं, होम जिसे यू सेंट मी, आपने भेजा था। तो मैं उस लड़के से प्रभावित हूं जिसे आपने भेजा था, ठीक है, जिसे आपने भेजा था। देखिए यहां पे एक काम और कीजिएगा, यस्टरडे लगा दीजिएगा, क्योंकि यस्टरडे नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर यस्टरडे है। अब देखिए मैं उस लड़के से प्रभावित हूं जिसे आपने कल भेजा था। ऊपर भी यही था, कल आपने मेरे लिए एक लड़का भेजा था, मैं उससे प्रभावित हूं। नीचे है मैं उस लड़के से प्रभावित हूं जिसे आपने कल भेजा था। दोनों सेम ही मीनिंग रखते हैं, बट इसको मैंने कॉम्प्लेक्स में बदल दिया है होम को लगाकर। दूसरा देखो, तीसरा भैया है ही फिनिश्ड हिज होम वर्क, उसने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया, यानी कि गृह कार्य कर लिया। ही वेंट टू प्ले, वो खेलने चला गया, ठीक है। इसको बदलना है सिंपल सेंटेंस में। बस इसमें क्या करना है भैया, हैविंग लगा दो पहले, हैविंग, फिर उसके बाद में वर्ब लगा दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हैविंग फिनिश्ड, ठीक है, हैविंग फिनिश्ड। क्या फिनिश्ड करके? हिज होम वर्क, हिज होम वर्क, ठीक है। फिर आप लिख दीजिए ही वेंट टू प्ले। अब देखिए सिंपल में बदल गया, मतलब हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क, अपना गृह कार्य पूरा करके ही वेंट टू प्ले, वो खेलने चला गया। ऊपर था कि उसने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया, वो खेलने चला गया। नीचे है अपना गृह कार्य पूरा करके वो खेलने चला गया। दोनों का मीनिंग सेम है भैया, लेकिन इसमें मैंने इसको बदल दिया सिंपल सेंटेंस में। दैट्स अ सिंथेसिस, कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ये भी उसी तरह है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे आपको सेंटेंसेज को नहीं जोड़ना है, सिर्फ आपको सेंटेंस को दूसरे में ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट है, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज रिच एज मुंबई, यानी कि मुंबई अन्य शहरों की तुलना में अधिक समृद्ध है, यानी कि भारत में बहुत कम शहर मुंबई जितने समृद्ध है। देखिए वेरी फ्यू सिटीज, बहुत कम शहर, इन इंडिया भारत में, आर एज रिच समृद्ध है, अमीर है, एज मुंबई मुंबई की तरह, यानी कि भारत में बहुत कम शहर मुंबई जितने अमीर हैं, यानी कि मुंबई जितने समृद्ध हैं। क्योंकि मुंबई में भैया बहुत सारे लोग रहते हैं। मुंबई जो है हमारी सपनों की नगरी है, समझ लीजिए, ठीक है। वहां पे एक्टर्स भी मिलेंगे आपको, इन्फ्लुएंसर्स भी मिलेंगे, प्लेयर्स भी मिलेंगे, सब रहते हैं ज्यादातर। ये आपका है पॉजिटिव डिग्री में। इसको कॉम्परेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? डिग्री चेंजिंग आपको आना चाहिए, मतलब पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में, या पॉजिटिव से सुपरलेटिव में, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसको हम बदलेंगे कंपैरेटिव में। तो देखिए पहले मुंबई लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट, कौन भैया अमीर है? मुंबई, ठीक है। फिर इज लगाएंगे। देखिए इसमें हम ER लगाते हैं, जैसे रिचर, ठीक है। अगर कोई ऐसी विशेषता आती है जिसमें ER नहीं लग सकता तो आगे मोर लगा देंगे। तो मुंबई इज रिचर, ठीक है। देन मोस्ट अदर सिटीज, मोस्ट अदर सिटीज, ठीक है। यानी कि मुंबई इज रिचर देन मोस्ट अदर सिटीज, यानी कि मुंबई अन्य शहरों की तुलना में अधिक अमीर है, अधिक समृद्ध है। बस हो गया, यही हमें बदलना था पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में, और हमने चेंज भी कर दिया, हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैया पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री चेंजेस। दूसरा देखिए, ये समझना पड़ेगा भाई, आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, पास्ट इंडेफिनिट का पढ़ा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है कि आपने इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस ना पढ़ा। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिसने पढ़ा होगा, जिसने अभी नई नई तैयारी की है, एग्जाम डेट आने के बाद कर रहे हैं, वो शायद ना पढ़े हो। देखिए डोंट सिट हियर प्लीज, कृपया यहां मत बैठो, कृपया यहां ना बैठे, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखिए यहां पे प्लीज लगा है, यानी कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो हम लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड। अब डोंट सिट हियर, इसका हम लिख देंगे नॉट टू सिट हियर, ठीक है, बस हो गया,
ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर, ऊपर था डोंट सिट हियर, प्लीज प्लीज लग गया तो समझ लो रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो हमने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू सिट हियर। दूसरा देखो, दूसरा है हु डज नॉट नो आवर प्राइम मिनिस्टर, कौन हमारे प्रधानमंत्री को नहीं जानता है, कौन है ऐसा जो हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं जानता। इसको अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना है भैया, लेकिन मीनिंग ना बदले। कैसे बदलोगी, ऊपर कहा जा रहा है कौन हमारे प्रधानमंत्री को नहीं जानता, इसका मतलब सभी लोग जानते हैं, तो नीचे ऐसे लिख देंगे एवरीबॉडी, एवरीबॉडी नोज, KNOWS वाला नोज, ठीक है, आवर प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एवरीबॉडी नोज आवर प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री को हर कोई जानता है। ऊपर था कौन हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं जानता, नीचे हमारे प्रधानमंत्री को हर कोई जानता है, दोनों का मीनिंग सेम है। ऊपर भी यही कहा जा रहा है कौन नहीं जानता, यानी कि सभी लोग जानते हैं, तो नीचे है हमारे प्रधानमंत्री को सभी लोग जानते हैं, बस हो गया। मीनिंग भी नहीं बदला, हमने इसको इंट्रोगेटिव को अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दिया, काम खत्म। बस यही है भैया ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उसको देखते हैं, क्योंकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस ये सब आएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, सिंटैक्स भी आता है इस टाइप में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, आते हैं सिंटैक्स पर। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। हमारे सेंटेंसेज में कुछ गलतियां होती हैं, उसको सही करना होता है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पढ़ रहे हैं, वो एग्जाम आने के कारण पढ़ रहे हैं। देखिए कभी भी पर्पस आपका ये होना चाहिए कि हाँ हमें टॉपर बनना है, एक टॉपर की तरह आपको पढ़ना है, और इस तरह पढ़ो जैसे कल मेरा एग्जाम हो। मतलब इतना आपके अंदर जुनून होना चाहिए, भले ही अब तक आपने कुछ ना पढ़ा हो। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते देखते नींद आ रही होगी। इंग्लिश इतना भी हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, बहुत ईजी है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। हमारे वो स्टूडेंट जिनको इंग्लिश आती है अच्छे से, उनको पता होगा कितना ईजी है इंग्लिश, ठीक है। तो आप लोग प्रिपेयर कीजिए, हमेशा खुद को आगे रखिए, हमेशा टॉप पर रखिए कि हम इतना लेकर आएंगे भैया। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस, ठीक है। देखिए फर्स्ट है वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, यानी कि इसका मतलब क्या होगा भैया, अपने पिताजी को गाली नहीं देनी चाहिए। कोई भी है अपने पिताजी को गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वही हमारे जन्म, उन्हीं के कारण आज हम इस दुनिया में हैं। तो देखिए व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इसमें से कौन सा सेंटेंस है जिसमें गलती है, आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस बोला गया इसमें कौन सा वर्ड है जिसमें गलती है। ए है शुड, बी है हिज, सी है नॉट, डी है वंस। तो देखिए भैया हिज में गलती है, ये जो हिज लगा इसमें गलती है, क्योंकि वन के साथ हमेशा अपने की अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं भैया, वंस लिखते हैं, ONES, ठीक है। दिखा देता हूं मैं, देखिए वन हिज के साथ हम लोग हमेशा लिखते हैं ये वाला वंस, ठीक है, अपने की अंग्रेजी। तो ये याद रखिएगा भैया, हिज में गलती है, हिज की जगह पर ये रहेगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा देखो, यही गलतियां आपको सीखनी होती है, यही गलती आपको पकड़ना होता है, बस आपका सही हो जाएगा। दूसरा है मोहन इज मोर टैलर देन राम, मोहन जो है वो राम से ज्यादा लंबा है, यानी कि राम से अधिक लंबा है मोहन। तो व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां गलती है, तो देखिए ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री है। अब भैया मोर भी लगा है, टैल में ER भी लगा है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब या तो आप टैल लिखेंगे, टैल में ER लग जाता है, तो हम मोर लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें मोर में गलती है, सिर्फ इतना ही रहेगा, मोहन इज टैलर देन राम। जब मोर हम तब लगाते हैं जब जो ये आपका है इसमें अगर ER ना लग सके तब इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका मोर में गलती है। तीसरा देखिए, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, ठीक है, इन दिस सेंटेंस कर दीजिएगा। इस सेंटेंस में कहा गलती है भैया, इसमें गलती है कैटल्स में। देखिए कैटल्स हम नहीं लिखते स्टूडेंट, कैटल लिखते हैं, कैटल, ठीक है, कैटल्स मत लिखिएगा, ये कैटल लिखा जाता है, बाकी सब सही है। यानी कि मवेशी चल रहे हैं, खेत में चल रहे हैं, तो कैटल्स नहीं कैटल लिखते हैं, ये ए वाले में गलती है, कैटल्स में गलती है। मतलब इसमें आपको ये बताना होता है कि किस सेंटेंस में गलती है, बस हो गया, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे आइडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मतलब आपको दिया गया है फर्स्ट है द फ्रेज एट ये स्ट्रेच मीन्स, यानी कि जो आपका आइडियम्स एंड फ्रेज है एट ये स्ट्रेच, इसका मीनिंग क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, जैसे आप हिंदी व्याकरण में नहीं पढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आंखों का तारा होना, तो इसका
मीनिंग लिखते हैं आप, बहुत प्रिय होना, ठीक है। तो वैसे ही एट ये स्ट्रेच, इसका मीनिंग क्या होगा इंग्लिश में? ए है स्लोली, बी है कंटिन्यूअसली, सी है वेरीफाइड, डी है रैपिडली। यानी कि स्लोली का मतलब धीरे धीरे, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली का मतलब लगातार, ठीक, और वेरीफाइड का मतलब बहुत मोटा, रैपिडली का मतलब तेजी से। तो देखिए कॉन्टिन्यूअसली, इसका जो आंसर होगा वो कॉन्टिन्यूअसली होगा। एट ये स्ट्रेच का मीनिंग होता है कॉन्टिन्यूअसली, यानी कि लगातार, ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है, मतलब आइडियम्स एंड फ्रेजेस में इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा देखिए, द फ्रेज ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, यानी कि ए बोन ऑफ कंटेंशन जो आइडियम एंड फ्रेज है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो ये बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, जैसे कश्मीर इज ये बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक। तो ए है क्वेरल सम, बी है ये डिस्टर्बिंग मैन, सी है रीजन ऑफ क्वेरल, और डी है विथ ए रीजन। तो इसका रीजन ऑफ क्वेरल होगा, यानी कि क्या होगा इसका? सी वाला ऑप्शन राइट होगा, झगड़े की जड़। मतलब ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, तो इंग्लिश इसका मीनिंग होगा रीजन ऑफ क्वेरल, यानी कि झगड़े का कारण, हो गया वही सेम। तीसरा देखिए, द फ्रेज होल्ड गुड्स मीन्स, यानी कि होल्ड गुड का मतलब क्या होता है? ए है हैप्पी, बी है थॉटफुल, सी है इफेक्टिव, डी है होपफुल। तो इसका मतलब होगा इफेक्टिव, यानी कि असरदार या प्रभावी। मतलब होल्ड गुड का मतलब होता है इफेक्टिव, इसका मीन होता है यानी कि प्रभावी, ठीक है। तो ये भी सिंपल सा, इसमें भी कुछ भी नहीं था। देखिए ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द। मतलब एंटोनिम्स का मतलब होता है जो एक दूसरे से विपरीत हो। जैसे देखिए द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट, एंशिएंट का एंटोनिम क्या होगा? एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन या पुराना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? ए है ओल्ड, बी है एसेंट, सी है डिसेंट, डी है मॉडर्न। तो इसका एंटोनिम मॉडर्न होगा। देखिए एंशिएंट का मतलब पुराना या प्राचीन, मॉडर्न का मतलब नया या आधुनिक, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, कोई चीज पुराना है कोई नया है, भैया विपरीत अर्थ रखते हैं दोनों। दूसरा देखिए द एंटोनिम ऑफ जस्टिस इज, जस्टिस का एंटोनिम क्या होगा? न्याय। इसका होगा अनजस्टिस या मैल प्रैक्टिस या इनजस्टिस या मैलिस। तो देखिए इसका इनजस्टिस होगा। जस्टिस का मतलब न्याय, इनजस्टिस का मतलब अन्याय, ठीक है। बस हो गया, एक दूसरे के विपरीत है। तीसरा देखिए द एंटोनिम ऑफ वर्च्यू इज, वर्च्यू का मतलब होता है गुड, मतलब गुड होता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? वर्च्यू का मतलब गुड, तो इसका क्या होगा एंटोनिम? ए है फ्रॉड, बी है क्राइम, सी है वाइस, डी है बिगड़नेस। तो वाइस होता है इसका, वाइस का मतलब होता है अवगुण या दोष, ठीक है। तो वर्च्यू का मतलब गुड, वाइस का मतलब अवगुण या दोष, ठीक है। तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, ठीक। अब इन्हीं के भाई आते हैं भैया सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होता है? देखिए ये आपका नहीं रहेगा, इसको हटा देता हूं मैं। देखिए फर्स्ट है सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जो समान अर्थ रखते हो, मतलब मीनिंग सेम होगा, सिर्फ वर्ड अलग अलग होंगे। जैसे देखिए द सिनोनिम्स फॉर डिस्ट्रॉय इज, यानी कि डिस्ट्रॉय का सिनोनिम क्या होगा? देखिए स्टूडेंट, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। तो देखिए स्टूडेंट, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? नष्ट करना या तबाह करना। तो द सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रॉय इज, देखिए गलती थी उसको आप सही कर लीजिएगा। ए है फिनिश, बी है डिमोलिश, सी है स्टॉप, डी है एंड। तो इसका हो जाएगा भैया, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डिमोलिश। देखिए डिस्ट्रॉय का मतलब भी होता है तबाह करना या नष्ट करना, और डिमोलिश का मतलब भी होता है तबाह करना या नष्ट करना। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, वर्ड अलग अलग है, मीनिंग सेम है, जिसके समान अर्थ होंगे वो समानार्थी शब्द होंगे। 6 नंबर देखिए द सिनोनिम्स ऑफ बेन इज, बेन का मतलब होता है अभिशाप, ठीक है, श्राप, मैं तुझे जा श्राप देता हूं, ठीक है, कल का सूरज नहीं देख पाएगा, ऐसा ऋषि मुनि पहले कहा करते थे। तो ए है बैनिस, बी है, कब कहते थे? जब बहुत ज्यादा गुस्से में रहते थे। ए है बैनिस, बी है बैनर, सी है कर्स, डी है बैन। तो भैया इसका कर्स होगा। देखिए बेन का मतलब भी अभिशाप होता है और कर्स का मतलब भी अभिशाप होता है, दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ वर्ड अलग अलग है, इन्हीं को कहते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए द सिनोनिम्स ऑफ डेस्टिनी इज, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अरे यार किस्मत में होगा तब तो हम पास ही हो जाएंगे, जो एकदम से नहीं पढ़े हैं वो कहते हैं किस्मत में होगा पास हो जाएंगे। वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं बिना पढ़े कैसे पास हो, भाई बिना मेहनत के कैसे फल मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा होने लगता तो क्या कोई पढ़ता क्यों आखिर? इतने बड़े बड़े टीचर कहां से आते?
बिना पढ़े कोई नहीं पास होता, किस्मत के भरोसे कभी मत बैठो। मैं बार बार कहता हूं, किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो किस्मत भी आपके साथ है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे किस्मत भी रूठ जाती है। ठीक है, तो डेस्टिनी का सिनोनिम्स, ए है डिफीट, बी है फॉर्च्यून, सी है विक्ट्री, डी है कॉन्फिडेंस। तो इसका सिनोनिम्स होगा फॉर्च्यून। देखिए डेस्टिनी का मतलब विभाग्य, फॉर्च्यून का मतलब विभाग्य, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फर्स्ट है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड, यानी कि जो व्यक्ति भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखता वो कहलाता है। मतलब जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता वो क्या कहलाता है? जिसको लगता है कि ईश्वर है ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं? ए है थीस्ट, बी है डिवोटी, सी है वर्शिपर, डी है एथीस्ट। भैया उसको एथीस्ट बोलते हैं, मतलब नास्तिक। नास्तिक उसको बोलते हैं। हिंदी में आपसे पूछा जाता है कि वह व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसके नास्तिक बोलते हैं। थीस्ट का मतलब आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। दूसरा देखिए, एन एसोसिएट इन एन ऑफिसर आर इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी अधिकारी या संस्था में जो सहयोगी हो, किसी इंस्टीट्यूशन में या ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस में या इंस्टीट्यूशन में कोई सहयोगी हो आपके साथ, जैसे आप ऑफिस में काम करते हैं, कोई आपके साथ सहयोगी है, उसको क्या कहते हैं? ए है एली, बी है अकॉम्प्लिस, सी है कैंपेनन और डी है कॉलिग। ठीक है, कॉलिग्यू। तो कॉलिग्यू इसका सही होगा, क्योंकि कॉलिग्यू का मतलब होता है सहकर्मी, जो आपके साथ काम करता है, सहयोगी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहा गया था कि कोई किसी ऑफिस या इंस्टीट्यूशन में सहयोगी जो होता है उसके कॉलिग बोलते हैं, यानी कि सहकर्मी। ठीक है, तीसरा देखिए, एनिमल व्हिच लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, यानी कि ऐसा जानवर जो धरती पर और पानी दोनों में रह सकता हो। ठीक है, दोनों पर रहता हो, उसको क्या बोलेंगे? ए है एम्बिजियस, बी है एम्बिवैलेंट, सी है एमॉर्फस और डी है एम्फीबियंस। उसको एम्फीबियंस बोलते हैं, उभयचर। जैसे हमारे मेढक हैं, पानी वाला मौसम रहेगा तो भैया बारिश में वो पानी में रहेंगे, अगर जैसे वो पानी के थोड़ा सूखा पड़ गया वो जमीन पे रहेंगे। दोनों पे उनका काम हो जाए, दोनों पे वो रह सकते हैं, वो एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर। मतलब वो वहां पे भी रहते, जलचर होते तो जल में ही रह पाते। ठीक है, उभयचर है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोफोन्स। होमोफोन्स में क्या होता है? आपको दो सेम तरीके से दे दिए जाते हैं, उसको अपने सेंटेंस में यूज करना होता है। बाय द वे ये जो है ये दूसरी तरीके से भी आता है और ऐसे भी दिया जाता है आपके एग्जाम में। देखिए फर्स्ट है, यू कैन गो टू इलाहाबाद बाय ए सॉल्टर। बताइए, ए है रूट, बी है रोड, सी है रूट, डी है रूट। दोनों पढ़ने में चारों सेम लग रहे हैं भाई, लग रहे हैं चारों भाई भाई हैं, तो इसका रूट होगा। रूट का मतलब होता है क्या होता है? रूट का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, तो यू कैन गो टू इलाहाबाद बाय शॉर्टर रूट, आप छोटे रास्ते से इलाहाबाद जा सकते हैं। अब इस रूट का मतलब तो जड़ होता है, आपको पता है। इस रोड का मतलब क्या होता है? दुर्गंध होता है। इस रूट का मतलब भगदड़ होता है। इसी रूट का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, तो यू कैन गो टू इलाहाबाद बाय ए शॉर्टर रूट, इस डॉट डॉट की जगह पर ये रूट रहेगा, रास्ता। ठीक है, दूसरा देखिए, द बीच में डॉट डॉट है, आप स्नो कवर्ड पीक्स इज वर्थ सीइंग। देखिए, ए है साइट, बी है साइट, सी है साइट, डी है नन ऑफ दीज। देखिए, ए है साइट, द साइट ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स इज वर्थ सीइंग, यानी कि बर्फ से ढकी चोटियों का दृश्य देखने लायक है। बर्फ से ढकी जो चोटियां होती है उसका दृश्य जो है वो देखने लायक होता है। ठीक है, उसका जो नजारा होता है, तो ये साइट आपका बिल्कुल सही होगा। तीसरा देखो, यहां पे साइट रहेगा, द साइट ऑफ स्नो कवर्ड। ठीक है, तीसरा देखो, माई फादर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम आइज फॉर ए मंथ। ये डॉट डॉट है, इसकी जगह पर क्या रहेगा? ए है सोर, बी है सोर, सी है सोयर, डी है सोर। सब दिखने में सेम लग रहे हैं भाई। ठीक है, लेकिन वर्ड अलग, इनका मीनिंग अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोर। यानी कि माई फादर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम शोर आइज फॉर ए मंथ। शोर का मतलब होता है दर्द। तो मेरे पिताजी 1 महीने से आंखों में दर्द से पीड़ित हैं। ठीक है, तो ये शोर का मतलब होगा भैया दर्द। ठीक है, तो हो गया टॉपिक ये भी आपका। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। हमने 12th इंग्लिश ग्रामर के 9 टॉपिक्स को बताया, 3 क्वेश्चन हमने समझा है। बस आपको करना क्या है, 9 टॉपिक थे, 27 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके हो गया। तो आपको सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड करवाता रहूं। ये 9 टॉपिक ही आपके एग्जाम्स में आते हैं। इसमें से एक हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे ग्रामर में बचता है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम उसको भी लेकर आएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।